आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का बाजार सच में एक झटका देने वाला रहा, क्योंकि 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद अचानक इतनी तेज गिरावट आई कि निवेशकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सेंसेक्स करीब 931 अंक टूटकर 76,632 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 222 अंक गिरकर 23,775 पर आ गया, जिससे साफ दिखा कि बाजार ने अचानक मूड बदल लिया। सबसे ज्यादा चिंता की बात बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली, जहां निफ्टी बैंक करीब 1.5% गिरकर 54,822 पर बंद हुआ। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े और मजबूत माने जाने वाले शेयरों में गिरावट आई, जिससे पूरे बाजार पर दबाव बन गया। जब बाजार के बड़े और भरोसेमंद शेयर ही गिरने लगते हैं तो निवेशकों का डर बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह रही कि आज की गिरावट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेंटिमेंट भी कमजोर हो गया। हालांकि इस गिरावट के बीच एक दिलचस्प चीज ये भी रही कि मिड कैप शेयरों में मजबूती देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 179 अंक चढ़ा और कुछ शेयरों में खरीदारी दिखी, जिससे ये संकेत मिलता है कि बाजार के अंदर अभी भी सिलेक्टिव बाइंग चल रही है। कुछ खास शेयरों की बात करें तो होनासा कंज्यूमर करीब 5% चढ़ा, आनंद राठी वेल्थ में 4% की तेजी रही और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयरों में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ इन्फो एज में गिरावट आई, जिससे IT और इंटरनेट सेक्टर में दबाव दिखा। बॉश लिमिटेड ने करीब 9,070 करोड़ के बड़ी एक्विजिशन प्लान का ऐलान किया, जिससे उसके शेयर में करीब 3% की तेजी आई। इसके अलावा बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे ऑटो शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। अब अगर सेक्टर की बात करें तो कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब $98 के आसपास पहुंच गई हैं। इसका असर ये हुआ कि अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों को फायदा मिला, लेकिन डाउनस्ट्रीम कंपनियों पर दबाव आया, जिससे आगे चलकर महंगाई बढ़ने का खतरा बन सकता है। ग्लोबल स्तर पर भी माहौल ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों ने निवेशकों को डरा दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। खबर की शुरुआत ही एक बड़े झटके से होती है। ईरान के राजदूत ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का ट्वीट किया, जिससे बाजार को राहत मिली थी। लेकिन कुछ ही समय बाद वही ट्वीट अचानक डिलीट हो गया और यहीं से निवेशकों को शक हुआ कि कहीं शांति प्रक्रिया रुक तो नहीं रही। जब ये ट्वीट गायब हुआ तो बाजार को कोई साफ संकेत नहीं मिला कि आगे क्या होगा, शांति या तनाव। इस अनिश्चितता ने निवेशकों को डराया और उन्होंने तेजी से शेयर बेचकर पैसा सुरक्षित जगहों जैसे गोल्ड और ऑयल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच पहले से चल रहे तनाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अगर शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ती तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी और शेयर बाजार पर और दबाव आएगा। इस पूरी घटना से साफ समझ आता है कि आज के समय में बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि खबरों और सेंटिमेंट पर ज्यादा निर्भर है। एक छोटा सा ट्वीट भी करोड़ों रुपए डुबा सकता है, इसलिए निवेशकों को हर अपडेट पर बेहद सतर्क रहना जरूरी है। इसी के बीच एक और बड़ा ग्लोबल अपडेट देखने को मिला, जिसने बाजार की घबराहट को और बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड और नाटो को लेकर दिए गए सख्त बयान ने निवेशकों को ये संकेत दिया कि आने वाले समय में वैश्विक रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। ट्रंप के इस बयान में नाटो पर नाराजगी और ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख साफ दिखा, जिससे ये डर बढ़ गया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दूरी बढ़ रही है। जब बड़े देशों के बीच तालमेल कमजोर पड़ता है तो इसके असर सीधे बाजार पर पड़ता है और गिरावट तेज हो सकती है। इसी दौरान ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा और सीज फायर पर भी सवाल खड़े हो गए। ऐसे हालात में निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, वे जोखिम लेने से बचते हैं। विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने आज करीब 2,811 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे बाजार पर और दबाव बना। हालांकि घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने गिरावट को थोड़ा संभालने की कोशिश जरूर की। रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली, जो 92.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मार्केट की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ भी कमजोर रही, जहां हर 2 शेयर चढ़ी तो 3 शेयर गिरे। इसका मतलब ये है कि गिरावट सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में दबाव था। इंडिया विक्स, जो बाजार की घबराहट को दिखाता है, वो भी 20 के ऊपर चला गया, जिससे ये साफ है कि निवेशकों में अनिश्चितता और डर बढ़ रहा है। दिन भर के ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो बाजार ने सुबह मजबूत शुरुआत की, लेकिन जल्द ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई। दोपहर तक बाजार साइडवेज रहा और फिर आखिरी घंटों में हल्की रिकवरी आई, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई। एक और अहम बात यह है कि 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज की गिरावट को काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी माना जा रहा है, यानी जिन निवेशकों को मुनाफा मिल चुका था उन्होंने सही समय पर निकलना बेहतर समझा।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी बाजार की वैल्यूएशन पहले के मुकाबले थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई है, लेकिन आगे की दिशा काफी हद तक क्रूड ऑयल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करेगी। साथ ही कुछ सेक्टर जैसे डिफेंस में एग्जीक्यूशन से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं, इसलिए वहां सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर अभी का माहौल थोड़ा अनसर्टेन जरूर है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट्स इसे एक एक्यूमुलेशन फेज के रूप में देख रहे हैं, जहां लंबे समय के निवेशकों के लिए मौके बन सकते हैं। आईटी सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर में टीसीएस ने अपने Q4 नतीजे पेश किए, जो कुल मिलाकर अनुमान के आसपास ही रहे। हालांकि कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आया, लेकिन इस रिपोर्ट ने बाजार को ये संकेत जरूर दिया कि कंपनी स्थिर तरीके से आगे बढ़ रही है। नतीजों में कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही करीब 28.7% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि आय भी बढ़कर 70,698 करोड़ रुपए हो गई। EBIT और मार्जिन में भी हल्का सुधार दिखा, जिससे ये साफ है कि कंपनी ऑपरेशनल स्तर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। कंपनी के CEO के कृथिवासन ने बताया कि लगातार तीसरी तिमाही में ग्रोथ देखने को मिली है, जिसे बड़े डील्स और करीब $12 अरब के ऑर्डर बुक का सपोर्ट मिला। उन्होंने खास तौर पर AI आधारित रणनीति और अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ती डिमांड को इस ग्रोथ की बड़ी वजह बताया। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि TCS इस समय अपनी कमाई के मुकाबले करीब 15 से 16 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो काफी लो लेवल माना जा रहा है। AI के असर को लेकर पहले से ही डर बना हुआ था, इसलिए अब यहां से शेयर में टैक्टिकल बाउंस यानी शॉर्ट टर्म तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 31 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। ये इस वित्त वर्ष का 5वां डिविडेंड है, जिससे ये साफ होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार रिटर्न देने पर फोकस बनाए हुए है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र में 216 करोड़ रुपए के नए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिले हैं, जो सनपड़ा और कालवा में कार शेड क्षमता बढ़ाने से जुड़े हैं। इस ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसी पॉजिटिव खबर के चलते शेयर में भी करीब 3.5% की तेजी देखने को मिली। आशियाना हाउसिंग ने पुणे के वडगांव इलाके में 28.55 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां कंपनी 1800 करोड़ रुपए के बड़े सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी। करीब 20 लाख स्क्वायर फीट के इस प्रोजेक्ट से कंपनी अपने निश सेगमेंट में पकड़ और मजबूत करेगी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 16 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगी। साथ ही वित्त वर्ष 2024 के नतीजे और फाइनल डिविडेंड पर भी फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कैपिटल बेस मजबूत करने के साथ साथ निवेशकों को रिटर्न देने की भी तैयारी कर रही है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने 500 करोड़ रुपए तक का NCD इशू लॉन्च किया है, जिसमें निवेशकों को 9.50% तक का आकर्षक कूपन रेट मिल सकता है। ये फंड मुख्य रूप से लेंडिंग बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा, जिससे कंपनी के लोन पोर्टफोलियो और कमाई में आगे बढ़ोतरी हो सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरधारकों के लिए 13 अप्रैल की मीटिंग अहम रहने वाली है, क्योंकि कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला या स्ट्रेटेजिक अपडेट सामने आ सकता है। खास बात यह है कि लिस्टिंग के बाद शेयर में जबरदस्त तेजी आई थी, लेकिन अब ये अपने हाई से करीब 56% नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में हाल ही में 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 55% की तेज रिकवरी देखने को मिली है, जो शॉर्ट टर्म में मजबूत खरीदारी का संकेत देती है। हालांकि इसके बावजूद शेयर अभी भी अपने इशू प्राइस और पुराने हाई से 50% से ज्यादा नीचे है, जिससे ये साफ है कि लंबी अवधि में अभी भी रिकवरी बाकी है। BHEL ने साउथ कोरिया की E2S के साथ एक्साइटेशन सिस्टम्स के लिए टेक्नोलॉजी समझौता किया है, जो पावर और न्यूक्लियर सेक्टर में कंपनी की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इस डील से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के चलते शेयर में करीब 5% की तेजी देखने को मिली। दिलीप बिल्डकॉन को गुजरात सरकार से 268 करोड़ रुपए का EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो सबरमती गेट बैरेज प्रोजेक्ट से जुड़ा है और इसमें 24 महीने का निर्माण कार्य और 10 साल का ऑपरेशन व मेंटेनेंस भी शामिल है। आज शेयर में हल्की करीब 1.28% की बढ़त देखने को मिली। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज करीब 10% तक की तेज बढ़त देखने को मिली, जिसके पीछे ब्रोकरेज नुवामा का बाय रेटिंग देना और टारगेट प्राइस 200 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए करना बड़ा कारण रहा। हालांकि तेजी के बावजूद शेयर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई 415 रुपए से करीब 47% नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि रिकवरी की गुंजाइश अभी बाकी है। कंपनी अब परंपरागत टेलीकॉम बिजनेस से आगे बढ़कर डेटा सेंटर सेगमेंट पर फोकस बढ़ा रही है, जहां डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां इस सेगमेंट का हिस्सा सिर्फ 5% था, अब ये 15 से 20% तक पहुंच गया है और 2027 तक 30% तक जाने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में कंपनी के लिए ग्रोथ के नए मौके बन सकते हैं।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में बड़ी एंट्री करते हुए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई ब्रांड फ्लाइंग फ्ली के तहत पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2,79,000 रुपए रखी गई है, जबकि बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के जरिए इसे 1,99,000 रुपए में भी खरीदा जा सकता है, जिससे ये ज्यादा किफायती विकल्प बन जाती है। ये बाइक खास तौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें 115 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, हल्का 124 किलोग्राम और 3.91 किलोवाट आवर बैटरी दी गई है। साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G कनेक्टिविटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल इसे एक स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं। आनंद राठी वेल्थ ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां नेट प्रॉफिट करीब 40% बढ़कर 103 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 30% बढ़कर 288 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और क्लाइंट बेस मजबूत हो रहा है। हालांकि ऑपरेटिंग स्तर पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, क्योंकि एबिटा घटकर 84.7 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन भी 40.9% से गिरकर 29.4% पर आ गया। निवेशकों के लिए अच्छी खबर ये है कि कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड और 1:1 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। BSE लिमिटेड को सेबी से BSE फोकस्ड IT इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे IT सेक्टर में ट्रेडिंग के नए मौके खुलेंगे। ये इंडेक्स 14 IT कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और आने वाले समय में इसके जरिए ट्रेडर्स और निवेशकों को ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने मार्च 2026 में टोल रेवेन्यू में 21% की सालाना बढ़त दर्ज करते हुए 783 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो ट्रैफिक ग्रोथ और प्रोजेक्ट्स की मजबूत परफॉर्मेंस को दिखाता है। हालांकि इस पॉजिटिव अपडेट के बावजूद शेयर में हल्की गिरावट देखी गई, जिससे साफ है कि बाजार का मूड अभी थोड़ा कमजोर बना हुआ है। इंडसइंड बैंक ने जगदीप मला रेड्डी को कंज्यूमर बैंकिंग का नया हेड नियुक्त किया है, जिनके पास पिरामल फाइनेंस में काम करने का अच्छा अनुभव रहा है। इस तरह की मैनेजमेंट बदलाव से बैंक अपने रिटेल बिजनेस को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज शेयर में करीब 2.5% की गिरावट रही। मुथूट फाइनेंस की 10 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा, जिससे निवेशकों को रिटर्न मिलने की उम्मीद बनी हुई है। ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन आमतौर पर शेयर में हलचल ला सकते हैं, इसलिए इस मीटिंग पर बाजार की नज़र बनी रहेगी। NHPC ने 14 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग बुलाई है, जिसमें कंपनी अपने पावर प्रोजेक्ट से आने वाले भविष्य के कैश फ्लो को मोनेटाइज करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपने आने वाले इनकम को अभी कैश में बदलकर फंड जुटाने की तैयारी कर रही है, जिससे आगे के प्रोजेक्ट्स और निवेश को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा कंपनी पहले ही वित्त वर्ष 2027 के लिए 8,000 करोड़ रुपए तक उधार लेने की योजना को मंजूरी दे चुकी है, जिसमें बॉन्ड्स, लोन और ECB जैसे कई विकल्प शामिल हैं। हालांकि हाल के नतीजों में दबाव दिखा है, जहां मुनाफा, रेवेन्यू और एबिटा में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने 1.40 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। कमोडिटी मार्केट को लेकर बड़ी खबर ये है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक मौजूदा तेजी सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से नहीं, बल्कि डी-डॉलराइजेशन यानी दुनिया का US डॉलर पर निर्भरता कम करना है। इसी बदलाव के कारण गोल्ड जैसी कमोडिटीज में मजबूती आ रही है और इसे एक नए सुपर साइकिल की शुरुआत माना जा रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और ऊर्जा सप्लाई पर असर से क्रूड ऑयल, LNG और एल्यूमिनियम की कीमतों में तेज उछाल आया है। सप्लाई में रुकावट के कारण कई कमोडिटीज की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। अब कमोडिटी मार्केट का पूरा ढांचा बदलता दिख रहा है, जहां कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और रणनीतिक फैसलों से तय हो रही हैं। एक्सपर्ट्स इसे द ग्रेट डीकपलिंग कह रहे हैं, यानी मार्केट पुराने नियमों से हटकर नई दिशा में चल रहा है। आगे के नजरिए से देखें तो गोल्ड और मेटल्स पर खास फोकस बना हुआ है, क्योंकि सेंट्रल बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं और ग्लोबल कर्ज बढ़ने से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को डेटा सेंटर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से लॉन्ग टर्म में मजबूती मिल सकती है। श्रेयस दिवालकर का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद बाजार में कई सेक्टर्स की वैल्यूएशन अब काफी रीजनेबल हो गई है, इसलिए निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से धीरे धीरे पैसा लगाना जारी रखना चाहिए। उनके मुताबिक गिरावट में एक्चुअली अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे मौके बना दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर सेक्टर्स को आकर्षक बताया, जहां कीमतें अब पहले के मुकाबले संतुलित स्तर पर आ चुकी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और महंगाई आगे चलकर बाजार के लिए जोखिम बन सकती हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हालिया नियमों में बदलाव से बैंकों के कैपिटल कैलकुलेशन को और स्मूथ बनाने में मदद मिलेगी।
आसान भाषा में समझे तो अब बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्थिर और पारदर्शी दिखेगी, जिससे सेक्टर में भरोसा बढ़ सकता है। निष्कर्ष देखें तो आज बाजार में बड़ा झटका जरूर देखने को मिला, जहां सेंसेक्स 931 अंक और निफ्टी 222 अंक गिर गया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में भारी दबाव रहा और एफआईआईज ने 2811 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इंडिया विक्स के 20 के पार जाने से डर साफ दिखा, लेकिन दूसरी तरफ बीएचईएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और आनंद राठी जैसे शेयरों में खरीदारी ये दिखाती है कि बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं है, अंदर ही अंदर सिलेक्टिव अक्यूमुलेशन जारी है। ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जहां ईरान से जुड़ा ट्वीट डिलीट होना, वेस्ट एशिया में तनाव, डोनाल्ड ट्रंप के नेटो और ग्रीनलैंड पर सख्त बयान और महंगा क्रूड ऑयल मिलकर बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बाजार सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और डी डॉलराइजेशन जैसे बड़े फैक्टर्स से चलेगा। इसके बावजूद गिरावट के बीच मौके भी बन रहे हैं, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्थिर नतीजे, रॉयल एनफील्ड की ईवी एंट्री और श्रेयस देवालकर जैसे एक्सपर्ट्स का फाइनेंशियल, ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर पर भरोसा ये संकेत देता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है और लंबे समय के निवेशकों के लिए ये अक्यूमुलेशन का समय हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।